वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज का हमारा जो है 5th लेक्चर है। तो ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और यहाँ पे आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो है वो दे दिए जाते हैं, सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए जाते हैं और ये हमारे कई सारे जो है यूपीपीसीएस के पेड बैचेस चल रहे हैं जिसको कि आप लोग ज्वाइन करके अपनी पूरी जो आपकी तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप हमारे पेड बैचेस जो है ज्वाइन करके अपने आंसर्स जो हैं वो एक्सपर्ट द्वारा जो है वो उनको चेक करा सकते हैं और आपको इसके अंतर्गत जो है पर्सनल फीडबैक भी जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पेड बैचेस चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन करके जो है पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिफाइन कोरियोलिस फोर्स, डिस्कस द रोल ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इन शेपिंग इंडियाज वेदर सिस्टम। कोरियोलिस बल को परिभाषित करें, भारत की मौसम प्रणाली को आकार देने में कोरियोलिस बल की भूमिका पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है कोरियोलिस बल को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो ये एक जो है यहाँ पे ये एक एपरेंट फोर्स है जो कि पृथ्वी के घूमने के कारण जो है वो उत्पन्न होती है और ये उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है मोड़ने के लिए जो है वो जिम्मेदार है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इक्वेटर पे जो है वो 0 होता है और जैसे जैसे हम ऊपर लैटिट्यूड में बढ़ते जाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो होता है वो पोल्स पे होता है और इसकी जो है और मिनिमम और इस जो इक्वेटर पे जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो 0 होती है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो विंड स्पीड जो है, ठीक है, हवा की गति जो है इसका परिमाण जो है वो निर्धारित करती है। हवा की गति जितनी अधिक होगी विक्षेपण जो है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा जो है हवा की गति होगी उतना ही ज़्यादा जो है डिफ्लेक्शन भी होगा। वस्तु की धुरी के जो है लंबवत होती है ये जो भी ऑब्जेक्ट की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में होती है। तो अगर हम देखें तो जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कोरियोलिस फोर्स देखें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है ये एक्ट करती है, ठीक है, ये कार्य करती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कोरियोलिस फोर्स जो है वो इंडियन वेदर पैटर्न को जो है किस प्रकार से जो है वो प्रभावित करती है। तो अगर हम कोरियोलिस फोर्स समझे तो कोरियोलिस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वायु और जल द्रव्यमान जो है वो दाईं ओर विक्षेपित होते हैं। ठीक है, उन जो भी एयर है या फिर वाटर मास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट हैंड साइड के तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं जिससे कि जो है यहाँ के विंड पैटर्न, ओशन करेंट्स और साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो है वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो है यहाँ पे विंड पैटर्न, ओशन करेंट्स और साइक्लोनिक एक्टिविटीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानसून पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम इंडिया के वेदर पैटर्न की बात करें तो मानसून की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम जो है सबसे पहले मानसून की बात करेंगे तो जो ट्रेड विंड्स है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेड विंड्स या फिर व्यापारिक हवाएं जो होती हैं ये स्टेडी विंड्स होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो है वो बहती हैं। और ये जो ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से जो कि है 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ एंड हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो है ये उत्पन्न होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में और ये जो है इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जो है ये मूव करती है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जो है यहाँ पे मूव करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये इक्वेटर के पास जो है कन्वर्ज होती हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है उसका निर्माण करती है और गर्मियों और या फिर हम कह सकते हैं जो समर सीजन होता है उसमें ये जो है नॉर्थ की तरफ जो है ITCZ जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो शिफ्ट होता है।
और इसी शिफ्ट के कारण जो है सदर्न हेमिस्फीयर की जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो पहुंचती हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉरियोलिस फोर्स के द्वारा जो है इसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट तरफ जो है वो मोड़ दिया जाता है और इसकी जो है दिशा बदल कर जो है वो साउथ वेस्ट हो जाती है जब वो नदर्न हेमिस्फीयर पे पहुंचता है। तो और यही विंड्स जो होती हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करती हैं और वेस्टर्न कोस्ट या फिर हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट और नदर्न प्लेस में जो है भारी वर्षा का जो है वो कारण बनती हैं। तो हम देखते हैं कि जो ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो मॉनसून लाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है और ट्रेड विंड्स जो है अल्टीमेटली जो है कॉरियोलिस बल्क के कारण जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम को भी कोरियोलिस बल जो है वो प्रभावित करता है। अगर हम सबसे पहले समझे कि जेट स्ट्रीम होता क्या है तो ये वायुमंडल की ऊपरी परत जो कि ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल है, वहां पे पाई जाने वाली तेज गति की बहने वाली संकरी वायु धाराएं हैं। ठीक है, और ये कब उत्पन्न होती है, ये फॉर्म होती है जब यहाँ पर दो एयर के जो हवा की जो धाराएं होती हैं, वायु धाराएं होती हैं, गर्मी और ठंडी जो टेम्परेचर डिफरेंस वाली होती हैं, ठीक है, तो उन वो जब आपस में मिलती हैं तो उससे जो है जेट स्ट्रीम जो है वो फॉर्म होता है और कोरियोलिस बल के कारण जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो चलती है। तो यहाँ पर अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की। तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये जैसा कि हमने बात किया कि जेट स्ट्रीम जो होती हैं ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये हाई एल्टीट्यूड में बहने वाली जो है वो हवा होती है और ये जो है हम देखते हैं कि जो मेडिटेरेनियन रीजन जो है उस तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो बढ़ती है और जिसके कारण इंडिया में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर पश्चिमी विक्षोभ लाती है जिससे जो है सर्दियों के दौरान उत्तरी भारत में वर्षा और बर्फबारी जो है वो होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोरियोलिस बल के कारण जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है इन्फ्लुएंस हो रही है और जो कि हमारे वेदर पैटर्न को जो है प्रभावित करती है। तो और ये जो पूरे ये जो वर्षा है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो विंटर सीजन में जो वर्षा होती है वो हमारे राबी क्रॉप्स के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये समर मॉनसून के दौरान जो है वो एक्टिव होती है और जो कि हमारे जो मॉनसून रेनफॉल जो है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉनसून के दौरान जो भी रेन्स होती हैं वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण ही जो है वो होती हैं और ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे ओशन करेंट्स की और साइक्लोन की कि वो कि जो कोरियोलिस बल है वो किस प्रकार से ओशन करेंट्स और साइक्लोन को जो है वो प्रभावित करता है। तो अगर हम ओशन करेंट्स जो है ये लोकल वेदर जो रीजनल वेदर जो है उनको प्रभावित करता है और और अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारत के मौसम स्थितियों को जो है वो प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो जो सोमाली करंट जो है, ठीक है, सोमाली करंट जो है वो कोरियोलिस बल के द्वारा जो है जो उसकी जो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो होती हैं जो कि उसकी नमी वाली जो हवाएं हैं, नम हवाएं जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे जो है पहुंचती हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि केरला और कर्नाटका में जो है भारी वर्षा होती है मॉनसून सीजन में। इसके बाद अगर हम बात करें साइक्लोन की, ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये एक लो प्रेशर सिस्टम है जो कि आसपास की जितनी भी जो हवाएं होती हैं, एयर होती है, उनको सेंटर की तरफ जो है वो आकर्षित करता है और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये चारों तरफ से एयर मास को जो है अट्रैक्ट करता है और कोरियोलिस जो फोर्स है उसके द्वारा जो है ये डिफ्लेक्ट होती है जिसके कारण जो है स्टॉर्म्स जो है, ठीक है, जो भी स्टॉर्म्स जो है वो
उत्पन्न जो हो रहे हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स जो है ये साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये न केवल जो है जो साइक्लोन के रोटेशन को इनिशिएट करती है, बल्कि उनका जो घुमावदार रास्ता जो है उसको भी जो है वो नियंत्रित करती है। तो ये जो स्टॉर्म्स हैं ये पूरे रीजन में हेवी रेनफॉल लेकर के आते हैं और वहाँ की पूरी जो वेदर कंडीशन है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो कोस्टल एरियाज हैं, इनलैंड रीजन्स हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर प्रभावित करते हैं वहाँ के वेदर पैटर्न को। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में और मेंटेनेंस के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अगर जो है कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होगा तो ये जो आसपास की जो हवाएं हैं, जो एयर पार्सल है, वो सीधा जो है वो लो प्रेशर सेंटर में जो है वो एंटर कर जाएगी और जिससे कि जो है वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है इसको समझकर, ठीक है, इसको समझकर हम किसी भी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी रीजन के वेदर कंडीशंस को हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से और क्वेश्चन है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। भारत में निवारक स्वास्थ्य सेवा का महत्व और चुनौतियां क्या हैं, निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या फिर निवारक स्वास्थ्य सेवा जो है वो होती क्या है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जहाँ पर कि जो है बीमारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है, लोगों में को एनकरेज किया जाता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो अडॉप्ट करें। तो ये स्वास्थ्य समस्याओं के गंभीर होने से पहले ही उनको रोकने या फिर उनके विकसित होने की जो संभावना है उसको कम करने से संबंधित है, जिससे कि जो भी रोगों या फिर उनसे संबंधित जो जोखिम है उसको जो है हम कम कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को समझे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे तो वो है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक रोकथाम। ठीक है, तो वो जो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसके अंतर्गत आता है कि किसी भी बीमारी के विकसित होने के पहले ही प्रयास करना कि जो है उसकी जो है रोकथाम की जा सके। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे मेजर्स आते हैं। अगर हम सबसे पहले समझे तो जैसे कि वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन दिए गए थे ताकि जो है कोरोना की जो संभावना जो है किसी व्यक्ति में उत्पन्न होने की उसको कम किया जा सके। इसी के साथ साथ जो है बीसीजी के वैक्सीन दिए जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन जो है वो दिए जाते हैं ताकि ऐसी बीमारियों के विकसित होने से पहले जो है उन्हें रोका जा सके। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सरकार द्वारा जो है बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गई। बरसात के मौसम में जो है डेंगू और मलेरिया जैसी जब गंभीर बीमारियां जब बहुत ज़्यादा जो है फैलती हैं तो उस टाइम पे भी जो है सरकार द्वारा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि किस तरीके से जो है मच्छरों को पैदा होने से जो है वो रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे हम योगा को अडॉप्ट करके अपनी लाइफस्टाइल जो है एक हेल्दी बना सकते हैं और योगा के थ्रू जो है हम जो है बहुत सारी बीमारियों की जो है रोकथाम कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो है न्यूट्रिशनल और फूड सप्लीमेंट्स जो है उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि जो है आगे होने वाली गंभीर जो बीमारियां हैं उसको रोका जा सके, जैसे एनीमिया हो गई, बच्चों में बौनापन हो गया। ठीक है, तो इन जैसी बीमारियों को रोकथाम के लिए जो है सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसके बाद अगर हम द्वितीयक रोकथाम की बात करें तो यहाँ पर जो है अर्ली सिम्टम्स को जो है उसको अटेंशन देके फिर जो है बीमारी के जो है और गंभीर रूप होने से जो है वो रोक सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका संबंध जो है अर्ली डिटेक्शन से है। कोई भी बीमारी जो है उसके जो है अर्ली स्क्रीनिंग करके उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करके जो है हम उस बीमारी को और ज़्यादा गंभीर रूप होने से जो है वो रोक सकते हैं। इसके बाद अगर हम जो टर्शरी प्रिवेंशन के अंतर्गत या फिर तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या जो है सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम महत्व की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ डिसीजेज, बीमारियों का बढ़ता बोझ है तो उसको कम करने के लिए जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि फॉर
फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो भारत में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है उससे होने वाली मौत जो है वो 60 से 65% है भारत में। तो इसका जो बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से जो है ग्रसित हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है डायबिटीज़ है, ठीक है, मधुमेह की बीमारी है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर डिसीजेस हैं, हार्ट डिसीजेस हैं, हाइपरटेंशन है। तो इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा जो है भारत में कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो इन सबको रोकथाम के लिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान दें। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल को जो है हम अडॉप्ट करके जो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो है हार्ट रिस्क जो है, तो इन सबको जो है हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से जो है बहुत सारे जो है वर्किंग पॉपुलेशन भी जो है वो ग्रसित है, और इनके कारण जो है इनकी प्रोडक्टिविटी पे जो है असर पड़ता है, और अल्टीमेटली ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो जब जो बीमारियां जब समाज में होती हैं, हमारी कंट्री में होती हैं, तो इसका जो है सरकार का जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें खर्चा होता है। तो इसका जो आर्थिक बोझ जो सरकार के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम समझे तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो है सरकार द्वारा प्रति साल जो है 5 से 10% जीडीपी के बराबर जो है खर्चा होता है, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है ये खर्चा जो है सरकार का वर्ष 2030 तक जो है 280 लाख करोड़ जो है वो हो जाएगा। तो जो सरकार का ये जो खर्चा है इसको रोकथाम के लिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और ये जो इकोनॉमिक बर्डन है ये केवल जो है सरकार द्वारा जो है ये व्यय नहीं किया जाता, ठीक है। इसका असर जो है इंडिविजुअल्स पे भी जो है वो पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल बर्डन जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर, उसको कम करने के लिए भी हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अर्ली सिम्टम्स जो है उसको डिटेक्ट करें, अर्ली डायग्नोस्टिक हो जाए, ताकि जो है ताकि जो है हम लोग आने वाले, अगर गम जो सॉरी आने जो अगर जो भी बीमारी है अगर वो गंभीर रूप लेती है तो हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से जो है वो बचा जा सके। तो जो इंडिविजुअल द्वारा जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जो है वो ध्यान दें। इसके बाद अगर हम देखें तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए भी जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन अगर हम करते हैं या फिर हम हेल्थ इश्यूज़ को जो है उसको मैनेज करते हैं, तो हम जो है किसी भी व्यक्ति की जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है और ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोलियो, ठीक है, पोलियो जो है सरकार द्वारा जो है पोलियो के जो है ड्रॉप्स जो है वो बच्चों को दिए जा रहे थे, और इस जिसके कारण जो है उनकी पोलियो की रोकथाम में जो है ये मदद मिली, और भारत को जो है वर्ष 2014 में जो है पोलियो मुक्त जो है वो घोषित कर दिया गया। तो इससे जो क्या है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जो है जो जीवन की जो गुणवत्ता है उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी बढ़ाने में जो है वो मदद मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो अलाइंड विद एसडीजी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 3 है, उसमें कहा गया है कि जितने जो भारत का लक्ष्य है कि जितनी भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो डेथ हो रही हैं उसको 30% तक कम किया जाएगा वर्ष 2030 तक। तो ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जो है वो ध्यान दें। इसी के साथ साथ हम देखते हैं रिड्यूस द बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर जो है उसको बोझ भी बहुत कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले भी वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि भारत में जो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स कम है, स्टाफ कम है। तो जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड जो सेकेंडरी और टर्शियरी हमारे पास जो टर्शियरी टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं
पर जो है बोझ कम करना और जो हमारे जो ऑलरेडी स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर बोझ कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग जो है बीमारियों के गंभीर रूप होने से पहले ही जो है उसकी रोकथाम कर सकें। इसके बाद जो है इसमें जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो है बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जन जागरूकता की जो है वो कमी है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पॉपुलेशन जो है आज भी ऐसी है जिनको कि जो कि कई सारी जो है बीमारियों के बारे में जो है वो अवेयर नहीं है। तो अवेयर नहीं है वो उनको पता ही नहीं है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के द्वारा जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो केवल जो है 13.1% महिलाओं को और 2% जो मेल्स हैं उनको ही केवल जो है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है एड्स के बारे में। तो एड्स एक बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन जो है लोगों को इसके बारे में जो है वो पता ही नहीं है कि इसकी रोकथाम जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है यहाँ पर लोगों को जो है अवेयर कराया जाए बीमारियों के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपेंसिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, तो ये जो महंगी निवारक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो अगर हम समझे तो यहाँ पर तो जो भी प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स या फिर जितने भी जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण से जो लो इनकम ग्रुप जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण जो है उनको समय पर उनकी बीमारियों के बारे में जो है वो पता नहीं चल पाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में जो है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, स्पेशली अगर हम देखें तो रूरल और रिमोट एरियाज जो हैं वहाँ पर आज भी जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ट्रेंड पर्सनल की कमी है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि लोगों को जो है प्राथमिक सेवाएं जो है वो प्रदान की जा सकती है। तो जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारे जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू रेगुलर हेल्थ चेकअप। नियमित स्वास्थ्य जांच का जो है वो प्रतिरोध है लोगों में, जो है लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन नहीं है अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को लेकर। वो जब तक कोई समस्या जो है उनके शरीर में नहीं उत्पन्न हो जाती है तब तक जो है वो किसी भी प्रकार का अपना हेल्थ चेकअप जो है वो नहीं कराते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हर 6 महीने पे जो है अपनी आईज टेस्ट करा लेनी चाहिए या फिर हर साल जो है अपने डेंटल चेकअप जो है वो करा लेना चाहिए, लेकिन हम जब तक हमारे अंदर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती तब तक हम लोग जो है डॉक्टर के पास जाने से जो है वो बचते हैं। तो ये जो हमारा जो प्रतिरोध है, तो ये जो है हमारे अर्ली डिटेक्शन में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बाधा बनता है। इसके बाद अगर हम देखें तो लो हेल्थ एक्सपेंडिचर, कम स्वास्थ्य व्यय है। सरकार द्वारा जो है जीडीपी का केवल 2.1% जो है हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य पर जो है खर्च किया जाता है, जिससे कि जो है यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य के सेवाएं जो है उसमें बहुत ही जो है सरकार द्वारा जो है बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है व्यापक रूप से जो है वो नहीं चलाए जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं जो हैं जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम सरकार द्वारा देखें तो कौन-कौन से जो है इनिशिएटिव्स जुड़े हुए हैं, स्टार्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर नाम जो आता है वो है आयुष्मान भारत का। तो आयुष्मान भारत जो है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंतर्गत जो है एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो है के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है वो 2 एलिमेंट्स जो है इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है फरवरी 2018 में जो है भारत सरकार ने जितने भी जो मौजूदा जो सब सेंटर्स हैं या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसको बदल कर इनको कन्वर्ट करने की बात कही थी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, और इसके अंतर्गत जो है वो 1.5 लाख जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है बनाने की इसमें घोषणा की गई थी। और इन केंद्रों का जो एम था वो क्या था कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो है प्रदान करना, ताकि स्वास्थ्य सेवा जो है लोगों के घर तक पहुंच सके। तो उनके जो है एक्सेस जो है वो स्वास्थ्य सेवा के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी पहुंच को जो है बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लक्ष्य इसमें लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो इसके
अंतर्गत जो है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ-साथ जो है यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ को भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि जितनी भी जो ज़रूरी दवाएँ हैं और साथ-साथ जितनी भी जो नैदानिक सेवाएँ हैं, उनको जो है निःशुल्क लोगों को जो है प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा घटक समझे, सेकंड एलिमेंट समझे, तो वो है पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है? तो इसके अंतर्गत इसको जो है 23 सितंबर 2018 को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो और ये जो है अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और जिसका उद्देश्य क्या है कि 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख रुपए हर साल प्रति परिवार जो है वो स्वास्थ्य कवर के रूप में जो है वो दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है इंडिया की टोटल 40% पॉपुलेशन को जो है इंक्लूड किया गया है और जो पीएम जन आरोग्य योजना है, इसके जो बेनिफिशियरीज जो हैं उनको जो है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक जो है कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो पीएम जन औषधि केंद्र जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है सरकार द्वारा, जिसका कि उद्देश्य है लोगों को सस्ती और जो है गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो है वो उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए जो है पूरे देश भर में जो है 6500 केंद्र जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं और इसके अंतर्गत जो है 8000 से भी ज़्यादा मेडिसिन जो है जेनेरिक मेडिसिन और जो है सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो सर्जिकल जो वस्तुएं हैं उसको उपलब्ध जो है वो कराया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत भी जो है के लिए भी जो है सरकार द्वारा बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो है इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो भी हाँ, ये एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर जितनी भी जो प्रिवेंटेबल डिसीजेस जो हैं उसको जो है वहाँ यहाँ पे कवर किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पोषण अभियान। तो इसका उद्देश्य है कि जो बच्चों में कुपोषण है, बौनापन है या फिर जो यंग एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं उनमें एनीमिया की बीमारी है उसके स्तर को कम करना और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स को जो है वो पूरा करने के उद्देश्य से पोषण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि जितनी भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर न्यू बॉर्न है उनको फ्री केयर जो है फ्री सर्विसेज जो है वो प्रदान की जा रही है। अगर हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो जो जितने भी जो चाइल्ड हेल्थ नीड्स हैं उसको इसमें पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी प्रिवेंटिव स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जो है टोबैको यूज़ को कम करना और उससे एसोसिएटेड जितनी भी डिसीजेज जो हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो है जो आयोडीन की कमी से जो घेंगा जो गॉइटर जो बीमारी है उसको कम करने की जो है मदद की जा रही उसको कम करने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रिवेंटिव स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि कैंसर के लिए चलाई जा रही है, लेप्रेसी है और एड्स है। तो ये बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जिनके लिए जो है सरकार द्वारा बहुत सारी जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जिसको कि कम करने का जो है कम करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे सरकार द्वारा एक चलाया जा रहा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, ठीक है, एंड स्ट्रोक। तो यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे सरकार द्वारा जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग्स पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि जितनी भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं उनको जो है मैनेज किया जा सके।
तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? तो अगर हम आगे की राह की बात करें तो हमें जो है सबसे पहले अपनी जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है सरकार को उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा। और नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी 2017 कहती है कि हमें जो है इसको जो जो हम स्वास्थ्य पे जो खर्चा कर रहे हैं उसको कम से कम जो है 2.5% हमारी जीडीपी का जो है खर्चा होना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो है हम लोग पीपीपी मॉडल पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे सकते हैं, ताकि जो है हम लोग जो है अ, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज के अंतर्गत लेके आए, ताकि जो है हम अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उस उनको और ज़्यादा जो है बेहतर मैनेज करने में जो है मदद हमें मिलेगी। इसी के साथ साथ हमें जो है रूरल हेल्थ पे जो है फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो है रूरल एरियाज जो है, रिमोट एरियाज जो है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो जितनी भी बहुत सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ तक पहुँचाई जाएँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को जो है डेवलप किया जाए, और जो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं, उनको और ज़्यादा जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इंक्रीज़ पब्लिक अवेयरनेस, सार्वजनिक जागरूकता को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने भी जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, उनके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। उनके सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के बारे में बताना ज़रूरी है। उनको जो है एक बैलेंस्ड डाइट की जो महत्व के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोबैको और अल्कोहल यूज़ को कम करने के जो है कम करने के बारे में बताना ज़रूरी है। तो ये कुछ जो है ऐसे जो है बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि हम लोग जो है बीमारियों की विकसित होने से पहले उनका रोकथाम कर सकें। टेक्नोलॉजी एंड एआई का जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो है बीमारियों को गंभीर रूप होने की जो संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं। आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन्स होता है, उसके उसके ज़रिए जो है हम लोग अपनी बहुत सारी जो है बीमारियों का पता कर लगा सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, डाइट प्लान्स है, बहुत सारे अलर्ट्स हैं, अब तो जो है हाथ की घड़ी आ गई है, स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं जो कि हमारे वाइटल्स के बारे में बताती है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी और एआई का भी यूज़ करके जो है अ, जो भी बीमारियां हैं उसको विकसित होने से जो है वो रोक सकते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीमारियों को रोकथाम के लिए, जो भी यहाँ के नागरिक हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करने के लिए, और अल्टीमेटली जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजंस बिहाइंड इंडियाज राइज एज अ मेजर क्रूड ऑयल रिफाइनिंग सेंटर इन एशिया। व्हाट आर द सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिफाइनरी सेक्टर इन इंडिया। एशिया में कच्चे तेल के शोधन के प्रमुख केंद्र के रूप में भारत के उभरने के पीछे के कारणों की पहचान करें। भारत में रिफाइनरी क्षेत्र के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यूएसए, चाइना और रशिया, सॉरी, यूएस, चाइना और रशिया के बाद जो है इंडिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग क्षमता वाला देश है। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 23 ऑयल रिफाइनरीज जो है मौजूद हैं, जिसमें कि 19 जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है, 3 जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है, और एक जो है वो जॉइंट सेक्टर के अंतर्गत जो है वो आती है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत जो है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो है पेट्रोलियम उत्पादों का जो है 7वां सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर देश है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पर अगर हम 2014 की बात करें तो वो थी 215.06 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, जिसको कि बढ़ाकर जो है 256 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम जो है वो कर दी गई है 2024 तक। और यही अगर हम देखें तो भारत ने लक्ष्य रखा है अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को दुगना करने का वर्ष 2030 तक, और इसको बढ़ा करके 400 से 500 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि भारत को एक रिफाइनिंग हब की तरह जो है वो चिन्हित करने में जो है मदद करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है ज्योग्राफिकल एडवांटेज। भारत का जो भौगोलिक लाभ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है।
भारत की जो लोकेशन जो है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कि जो भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जितनी मिडल ईस्ट में, उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ताकि जो है उसे जो इंडिया को जो है रॉ मटेरियल को जो प्रोक्योर करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पे जो मेजर जो मार्केट्स जो हैं, उसके भी जो है इंडिया बहुत ही ज़्यादा करीब है। जैसे कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में, ठीक है? अफ्रीका है, साउथ एशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिया अपने जो भी क्रूड ऑयल जो है उसको रिफ़ाइन करके जो है रिफ़ाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है इन मार्केट्स में जो है वो बेचता है। तो इंडिया के पास जो है वो जो इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी। सरकार द्वारा जो है बहुत सारी जो है निवेश अनुकूल नीतियाँ जो है चलाई जा रही है, जिससे कि जो भी रिफाइनरी सेक्टर जो है वहाँ पर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफडीआईज़ जो है जो फॉरेन कोलैबोरेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जो सऊदी अरेबिया की जो सऊदी अ, एरामेक एरामेको जो कंपनी है, उस वो जो है यहाँ पे की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ जो है एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप जो है उसने की है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो 100% एफडीआई जो है सरकार द्वारा जो है वो अलाउ किया गया है, जिससे कि जो है हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और जैसा कि हमने देखा है कि जो वर्ष 2014 में 215 मिलियन मेट्रिक टन्स थी, उसको बढ़ा कर के 256 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है वो कर दिया गया था 2024 तक। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि अ, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के पास रिफाइनरी सेक्टर की, उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमारे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके विकास के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट किया गया है, एआई का यूज़ किया जाता है, ऑटोमेशन है, डिजिटलाइज़ेशन है, जिसके कारण जो एक्सप्लोरिंग और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको और ज़्यादा जो है ऑप्टिमाइज़ करने में मदद मिली है। इंडिया जो है ग्रीन टेक्निक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है और ज़्यादा जो है क्लीनर फ्यूल्स जो है वो बना रही है, जिसको कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है जिसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिली है। तो अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग तो यहाँ की जो रिफाइनरीज़ हैं उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है कम होगा। ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है? लागत प्रतिस्पर्धात्मक है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसी के साथ-साथ जो है हमने जो हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे जो है हमारी पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जो है रिफाइन कर रहे हैं, तो वैसे भी जो है हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव होता है। इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है रिफाइनरीज़ के लिए स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो जिससे अगर एक्सपोर्ट जो है अगर उसमें इंक्रीज़ होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व जो है जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी मात्रा भी जो है और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में एज़ अ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के रूप में जो है स्टेचर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे और ज़्यादा लोग जो है हमसे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है वो खरीदेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं रशिया फैक्टर है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो है यहाँ पे रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सैंक्शंस, कई प्रकार के सैंक्शंस लगा दिया गया है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया रशिया से जो है चीप रेट पे क्रूड ऑयल लेता है और उसको रिफाइन करके जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है वो बेचता है। और क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है सैंक्शंस के चलते जो है वो रशिया से सामान नहीं खरीद सकते, इसलिए जो है वो इंडिया से रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे रशिया भी जो है एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर बना हुआ है। यहाँ पर इंडिया में अगर हम देखें तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही रिफाइनरीज हैं। तो जो पब्लिक रिफाइनरीज जो है वो यहाँ की डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करती हैं, और जितने भी जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं वो मेनली जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, जिनका भी जो भी उनका प्रोडक्शन है वो मेनली जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओएनजीसी है, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये पूरे एक्सप्लोरेशन और जो रिफाइनिंग में जो है वो बहुत क्रूशियल रोल जो है यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जितनी जो प्राइवेट सेक्टर की जो जामनगर रिफाइनरी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कहें तो वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड रिफाइनरी के रूप में जो है जिसको पहचाना जाता है। तो यहाँ पर इसके इन सभी के कारण जो है इंडिया एक रिफाइनरी हब के तौर पे जो है पहचाना, जो चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स। इंडिया जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर है पूरे विश्व में। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड एनर्जी कंज्यूमर है पूरे विश्व में। तो यहाँ पर जो है हमारी जो है आर्थिक विकास जो हो रहा है और जो हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसके कारण हमारी जो एनर्जी डिमांड्स जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी डिमांड्स के कारण जो है बढ़ोतरी होने के कारण जो है यहाँ पर जो है उसके जो है यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे उसके रिफाइनरी क्षेत्र में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो जैसे कि पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, और साथ साथ इसी के जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को जो है और ज़्यादा मजबूत करने में जो है मदद मिली है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल इन 2024। ठीक है, तो ये जो बिल लेकर के आए हैं, इससे पूरी जो जितनी भी जो रिफाइनरी क्षेत्र की जो पॉलिसी है उसमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिससे कि रिफाइनरी क्षेत्र में और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट में जो है और मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे सिंगल लाइसेंस फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स जो है उसका भी जो है प्रोविजन रखा गया है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो है रिफाइनरी सेक्टर की बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हमारे जो पूरी हम लोग क्रूड ऑयल के लिए जो है पूरी तरीके से आयात पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इंडिया जो है अपनी 85% जो उसकी जो नीड है, उसको क्रूड की जो नीड है उसका जो है इम्पोर्ट करता है। तो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जियो पॉलिटिकल रिस्क है, अगर मिडिल ईस्ट रीजन में किसी भी प्रकार की टेंशन होती है तो जाहिर सी बात है इसकी सप्लाई पर भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसने कि जो है पूरी सप्लाई चेन को जो है डिसरप्ट कर दिया था। अगर जो है इंपोर्ट कॉस्ट जो है जिससे इंक्रीज हुई थी 2022 में, ठीक है, ईरान पे सैंक्शन लगा था, मिडिल ईस्ट रीजन में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो इससे जो है हमारी जो पूरी सप्लाई चेन पे जो है वो डिसरप्ट होती है। तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा चुनौती जो है वो बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वोलेटाइल प्राइस, अस्थिर कीमतें हैं। जाहिर से जो क्रूड ऑयल जो है वो उसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वोलेटाइल है। तो जाहिर सी बात है इसका असर सीधा सीधा जो है यहाँ पे जो भी क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस जो रिफाइंड क्रूड जब क्रूड ऑयल को हम रिफाइन कर रहे हैं तो उसके जो है प्रॉफिट पर भी जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिफाइनरी मार्जिन्स जो हैं वो कम होते हैं, जिससे कि जो है उसका असर इन्वेस्टमेंट और उसके जो है रिफाइनरी सेक्टर की प्लानिंग पे भी जो है वो पड़ता है। इससे क्या होगा, इससे वोलेटाइल प्राइस है तो यहाँ पे अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसकी जो हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इम्पोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हम लोग जो है यहाँ पर दूसरी कंट्रीज में जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पूरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वॉलेटाइल प्राइस भी जो है ये एक चुनौती बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर रिफाइनरी हब्स।
जैसे कि चाइना है, सिंगापुर है, तो यहाँ पर जो है इनके पास और ज़्यादा इंडिया से बेटर टेक्नोलॉजीज़ हैं। चाइना में और ज़्यादा जो है लो लेबर कॉस्ट है, जिसके कारण जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जो है वो चाइना और सिंगापुर की रिफाइनरी सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया है, लेकिन अभी भी भारत में अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मजबूत नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिसके कारण जो है यहाँ पर सीमलेस क्रूड के ट्रांसपोर्टेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा जो है वो समस्याएं आती हैं। तो रिमोट रिफाइनरीज हैं, तो पाइपलाइन ना होने के कारण जितनी भी जो रिमोट रिफाइनरीज हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा जो है लॉजिस्टिकल चैलेंज भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म से कड़े पर्यावरण मानदंड है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जिसके कारण जो है यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि रिफाइनरीज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पर अगर जो इतनी भी जो रिफाइनरीज हैं, अगर उन्हें BS6 के नॉर्म्स को अगर उन्हें कंप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है उन्हें और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पूरे जो विश्व है उसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड जो है और उस पर शिफ्ट करने पर जो है फोकस किया जा रहा है, ताकि जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, उसकी उस पर निर्भरता को जो है वो कम किया जा सके। तो यहाँ पर जो है तो अगर यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल को जो है अगर उसकी डिमांड कम होगी, तो जाहिर सी बात है इसका असर हमारा रिफाइनरी सेक्टर पर भी पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रिक्वेंट चेंज इन पॉलिसी, नीतियों में जो है लगातार बदलाव हो रहे हैं। इससे जितने भी जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनमें एक जो है अनसर्टेनिटी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करने से जो है वो कतराते हैं। इसी के बाद अगर हम देखें तो ग्रीन फील्ड रिफाइनरीज में भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती है। नई अगर रिफाइनरी को जो है कहीं पर रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में अगर सेटअप करना है, तो फिर वहाँ पे एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस लेने में बहुत ही ज़्यादा जो है समस्या देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि रिफाइनरी सेक्टर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑयल डिमांड इंडिया में जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 तक जो है डबल हो जाएगी, और ये बढ़ के जो है 11 मिलियन बैरल्स पर डे तक जो है वो हो जाएगी। और इसके लिए जो है यहाँ पे भारत सरकार द्वारा बजट 2024-25 में जो है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 497 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए थे। तो अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है उसको अपने रिश्ते जो हैं वो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं उनसे और ज़्यादा जो है वो मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें, और साथ ही साथ हम जो हमारी जो लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल जो सप्लाई है उसको भी हम लोग सुनिश्चित कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन इंटेग्रिटी। Why is it important in civil services? What measures can be taken to promote ethical conduct among civil servants? ईमानदारी को परिभाषित करें। सिविल सेवाओं में यह क्यों महत्वपूर्ण है? सिविल सेवकों के बीच नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंटेग्रिटी या फिर ईमानदारी को समझेंगे। ईमानदारी का मतलब है सच्चा होना, सच्चाई का साथ देना, ठीक है। सच्चा होने के साथ साथ अपने जो नैतिक सिद्धांत है उस पर अडिग रहना। इसका मतलब होता है उच्च नैतिक मानकों और व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति जो है आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, कि आपके जो कितने मॉरल स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं, आपकी पर्सनल वैल्यूज को दिखाता है। और ये कहता है कि हर परिस्थिति में जो है वो सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन आप हर इस परिस्थिति में जो है वो सही काम
करेंगे। तो और ये अगर कोई भी व्यक्ति जो है सही काम करता है, अपने जो है उसके जो नैतिक मूल्य जो है, नैतिक सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादा विश्वसनीय और भरोसेमंद होता है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है, उसमें साहस होता है कि वो सही कार्य करे, ठीक है? सही काम करने का उसमें साहस होता है। तो ये जो अगर हम बात करें जो इंटीग्रिटी की इन शॉर्ट, ठीक है? तो ये हमें बताता है, ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक नैतिक गुण है, ये एक मॉरल वैल्यू है, जिसमें कि ईमानदारी, निष्पक्षता और शालीनता के साथ जो है कार्य करना जो है वो शामिल है। तो किसी भी को चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो भी कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो अपना जो भी कार्य जो है वो पूरी जो है ईमानदारी से करता है। चाहे उसे कोई प्रोत्साहित करे या ना करे, चाहे उसे कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, चाहे उसे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो अपनी कार्य जो है पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी ईमानदारी से करता है। तो हम समझेंगे कि आखिर ये सिविल सर्विसेज में क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार में जनता के विश्वास जगाने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में देखा जाता है, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। तो अगर जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो एक जनता में विश्वास होता है कि जो भी हमारी सरकार है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, जिससे कि जो है जितनी भी जो जनता जो है, उनका सरकार के प्रति जो है विश्वास जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है, एक जो भी एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार सिविल सर्वेंट जो होगा वो अपने वो सच बोलने के अलावा वो अपने आचरण में, अपने कार्यों में भी जो है वो सच्चा होगा। तो यहाँ पे जो जो भी ईमानदार व्यक्ति है, अगर जो भी ए मैन विद इंटेग्रिटी हम कह सकते हैं, वो अपने हर कार्य को पूरी की पूरी पारदर्शिता से करता है। वो जो भी डिसीजन लेता है, वो जो भी एक्शंस लेता है, उसमें पूरी तरीके से जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, उसके पास कुछ छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं पब्लिक और सोशल वेलफेयर, सार्वजनिक और सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका काम होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, ठीक है? तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के टाइम पे एक ईमानदार व्यक्ति जो है वो जो है पूरी सोसाइटी का एज़ अ होल ध्यान रखता है। वो किसी खास व्यक्ति, खास इंस्टीट्यूशन, खास कॉर्पोरेट को जो है लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करता है। तो जिसके कारण जो है हमारा जो है समाज का कल्याण होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, एक बेहतर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में मदद मिलती है, जिससे कि एक हमें बेहतर आउटकम भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, सार्वजनिक नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी जो है वो सिविल सर्वेंट्स का ही होता है। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स, एक ईमानदार सिविल सर्वेंट जो है ये इंश्योर करता है कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज जो हैं उसको ऑप्टिमली यूज किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ जो है वो मिल सके। जो भी फंड्स आए हैं किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो उसके इंटेंडेड पर्पस के लिए जो है यूज किया जा सके, ठीक है? तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करप्शन से डील करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ईमानदार व्यक्ति है वो जो है किसी भी प्रकार के लेन देन से जो है वो बचता है। और करप्शन जो है वो करप्शन अगर हम बात करें तो करप्शन कई सारे व्यक्तियों के अधिकार जो है उनके कई सारे अधिकारों को जो है वो छीनता है, ठीक है? अगर कोई भी सिविल सर्वेंट अगर करप्ट है, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि अपने अधिकारों से जो है वो वंचित रह जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो है वो असर डालेगा।
इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंट अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकता है। एक ईमानदार व्यक्ति अपनी पावर, अपनी पोजीशन का जो है वो दुरुपयोग नहीं करता है, तो जिससे हमारा जो पूरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। सुशासन में जो है वो और ज़्यादा जो है मदद मिलती है। तो हम जो है क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम लोग जो भी सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनमें जो है एथिकल कंडक्ट को जो है हम सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक विनियामक ढांचा होना चाहिए, एक प्रॉपर जो है एक सर्विस रूल होना चाहिए जिसको कि जो भी सिविल सर्वेंट्स है उसको जो है उनके प्रति जो है वो बाध्यकारी होनी चाहिए, और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके प्रति तो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बताना चाहिए कि अगर जो है अगर आप इस सर्विस रूल जो है अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड एआरसी की बात करें तो उसने कहा था कि जो है यहाँ पे एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए, फॉर एवरी डिपार्टमेंट, और ये जो भी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उन सबके लिए जो है इसको फॉलो करना मैंडेटरी होना चाहिए, उनमें ये जो है बाध्यकारी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स, मुखबिरों की सुरक्षा। जो भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की पूरे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके जो है मिसकंडक्ट, उसमें करप्शन को एक्सपोज करता है, किसी भी सिविल सर्वेंट के अनएथिकल बिहेवियर को एक्सपोज करता है, तो पूरी तरीके से उसकी आइडेंटिटी को जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं गोपनीय रखना जरूरी है। ठीक है, तो जिससे कि जो है विसल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शन पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंडर्स, जितने भी जो ऑफेंडर्स जो हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स अगर किसी भी प्रकार से अपना कार्य नहीं करते हैं तो उनके प्रति जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, ताकि ये एक दूसरे सिविल सर्वेंट्स पे एक डेटरेंट इफेक्ट की तरह काम करे। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरीके से जितने भी जो गवर्नमेंट का काम है उसमें पारदर्शिता लानी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जो है सरकार द्वारा बहुत ज्यादा कदम भी उठाए गए हैं, जैसे ई गवर्नेंस को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, आरटीआई जैसे जो है यहाँ पर एक्ट लेके के आए हैं जिससे कि करप्शन को कम करने में जो है वो मदद मिलती है, और इससे जो है पब्लिक का ट्रस्ट भी सरकार के प्रति जो है वो और ज्यादा मजबूत होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग, ठीक है, जैसे कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, इनका यूज करके जो ऑडिट मशीनरी है उनका यूज करके जो है यहाँ पर जितने भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो है उन पर निगरानी रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है करप्शन को जो है वो कम किया जा सके, और जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें। ठीक है, अगर उनको कोई मॉनिटर कर रहा है, उनके हर कार्य को कोई देख रहा है, उनमें ऑडिट हो रहा है, तो वो अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सरकारी संस्थाओं के कामकाज का सरलीकरण। तो जहां पर जो है कॉम्प्लेक्स टास्क होता है वहां पर करप्शन के चांसेस भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो जितना ज्यादा जो है सरल होगा सारा प्रोसीजर उतना ज्यादा जो है करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। जितना कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वहां पे बहुत ज्यादा लूप होल्स होते हैं, तो जिससे कि जो है कई बार जो है करप्शन प्रैक्टिसेस जो है वो और ज्यादा जो है वो एनकरेज होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके भी जो है हम लोग करप्शन को जो है कम कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति है उनमें जो है एथिकल कंडक्ट को जो है हम यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी ऑनलाइन उनके सारा कार्य जो है वो मॉनिटर हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ईमानदारी से कार्य करने का जो है महत्व बताना चाहिए, कि अगर वो ईमानदारी से कार्य करेंगे तो इससे जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये पब्लिक के ट्रस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम समझे तो इंटेग्रिटी जो है वो गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समाज कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली इससे जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इससे सरकार में जो है जनता में सरकार के प्रति जो है और ज्यादा जो है विश्वास पैदा होगा।
तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशंस को और ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसका जो है टाइमली जो है गठन भी करना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है बनाया गया था, जिसका कार्य था कि जो स्टेट फंड्स को जो है कैसे जो है उस स्टेट फंड्स को जो है किस तरीके से एलोकेट किया जा सके ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है फाइनेंसेस उनको पहुंचाया जा सके ताकि वो अपना कार्य जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें। इसी के साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है नए नए तरीके सुझाता है कि किस तरीके से जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनको और ज़्यादा जो है उनको पास जो है फंड्स की जो है उपलब्धता हो सके। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसी के साथ जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है जितने भी जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का जो फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको जो है टाइमली पता किया जा सके। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमारे पूरे रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, तो उसको जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है वो सारा कार्य जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन पेपर नंबर 5 से है और क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। व्हाट आर द प्राइमरी कंसर्न्स फेस्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में के विकास में पंचायती राज संस्था की भूमिका का विश्लेषण करें। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सामने मुख्य चिंताएं क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो है एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया था, जिसने कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दिया था। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य जो है लोगों की भागीदारी और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है। पूरा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, स्टेट स्कीम्स होती हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन जो ग्रास रूट लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो जो होता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को होता है, जिसके साथ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में योगदान जो है मिल सकता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 1948 में पंचायती राज विभाग बनाया गया था और जिसका काम जो था वो ग्राम पंचायतों के कामकाज के मार्गदर्शन, विनियमन, ठीक है, उसकी जो है रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और जो है की निगरानी करना था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रोल क्या है रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्थिक विकास की बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सबसे पहले हम इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में आर्थिक विकास में देख लेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की क्या क्या भूमिका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इनको बहुत सारी जो है फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं। फाइनेंशियल पावर्स किस रूप में दी गई हैं कि उनके पास उनको सशक्त किया गया है कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं, अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं और अपना जो बजट है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वो जितनी भी जो वहाँ उनके क्षेत्र की जो लोकल नीड्स हैं, उनकी जो लोकल प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अनुसार जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकल नीड्स, लोकल प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बुनियादी ढांचे का जो है विकास जो है बुनियादी ढांचे के विकास में भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्थानीय विकास परियोजनाएं जो लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनकी जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जितनी भी जो कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट स्कीम है, तो उसको अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो जो है वो ग्राम पंचायत का काम होता है। जैसे अगर कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है तो वो कौन करता है, वो करता
है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको भी जो है उसका पूरा प्लान करना, उसको मैनेज करना, उसको पूरा मॉनिटर करने का काम भी जो है ग्राम पंचायत का होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और यहाँ पे जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे सैनिटेशन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में, तो यहाँ पर उन्होंने जो ग्राम पंचायत है उन्होंने घर घर में जो है टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट कराया है। और इसके केवल कंस्ट्रक्ट कराना ही नहीं, जो लोगों के बिहेवियरल चेंज और उनमें जो है अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने का कार्य जो है वो ग्राम पंचायत का था। तो स्वच्छ भारत अभियान के जो पूरे सक्सेस है उसमें ग्राम पंचायत या फिर हम कह सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्मार्ट विलेज, ठीक है। स्मार्ट गांव जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो है ध्यान दिया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्राम पंचायत जो है वो अपनी लोकल नीड्स बताता है, वो पूरा जो है वहाँ पे प्लानिंग करता है और उसी के तहत वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो प्रत्येक गांव जो है वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा जो है वो पहुंचाई गई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी जो है ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन को जो है फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ पर जितने भी जो फार्मर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको उनके बीच जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रहता है। इसी के साथ साथ जो है वो जो फार्मर्स की जो ट्रेनिंग है उसको भी जो है वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते हैं और जिससे कि जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और अल्टीमेटली जो है फूड सिक्योरिटी में जो है देश को लिए मदद मिलती है। और इससे साथ ही साथ जो है फार्मर्स की इनकम जो है उसको भी इंक्रीज करने में जो है मदद मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर कहीं पे भी चेक डैम्स लगाने हैं तो उसको चेक डैम्स लगाने हैं। बेसिकली अगर हम बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो वहाँ पे अगर चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है या फिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी पूरी प्लानिंग और मॉनिटरिंग कौन करता है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जैसे कि मनरेगा है, तो इसको भी इम्प्लीमेंटेशन का काम में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इसका जो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे अगर हम इसके सक्सेस का किसी को श्रेय दे सकते हैं तो वो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मनरेगा की देखें तो इसकी प्लानिंग करना कि ठीक है कौन कौन से अगर मनरेगा के अंतर्गत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो कहाँ पे क्या होगा तो उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो ग्राम पंचायत करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद उसको मॉनिटर करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन का कार्य जो है सारा वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। इसके कारण ठीक है, इसी के कारण जो है वहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वहाँ पे विकसित की गई हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा जो है वो किया गया है और जिसके कारण जो है यहाँ पर रूरल पॉवर्टी को कम करने में जो है वो मदद मिली है और साथ ही साथ जो रूरल एरिया से जो अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन जो होता है उसको भी कम करने में मदद मिली है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोटिंग स्किल्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, वहाँ के लोगों में जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है इनकरेज किया जाता है जिससे कि वहाँ पे जो है रूरल पॉवर्टी को कम करने में जो है मदद मिली है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस में जो है पीआरआई का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जल जीवन मिशन जो है जिसके अंतर्गत जो है वाटर सप्लाई जो है हर ग्रामीण इलाके में जो है सुनिश्चित की जा रही है कि सभी लोगों को जो है नल के थ्रू जो है शुद्ध पानी मिल सके, तो उसमें भी जो है ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ग्राम पंचायत जो है इसके अंतर्गत
अंतर्गत जो है एक पानी समिति बनाई जाती है 10 से 15 मेंबर्स की, जिसका कार्य होता है कि जो कि अ, जो कि जो कि उसकी योजना बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसके मैनेजमेंट, उसके संचालन और रख-रखाव में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसके बाद सोशल डेवलपमेंट में किस तरीके से पीआरआई का हाथ रहा है, ठीक है? तो सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, जो भी ग्राम पंचायत या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होती हैं, वो योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करती हैं। तो इसने जो है कई क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा जो है सुधार किया है। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो शिक्षा का क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है अ, यहाँ पे जितनी भी जो रूरल एरियाज़ में जो भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उनको मॉनिटर करना, उनको ओवरसी करने का काम जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को होता है। आंगनबाड़ी है, टीचर अटेंडेंस है, जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम या फिर मिड डे मील स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ही जो के एफर्ट के द्वारा ही जो है यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लिटरेसी को कम करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली है। 2001 से लेके 2011 के बीच में जो है 13.45% लिटरेसी रेट जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद हम अगर हेल्थ केयर सेक्टर में की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत जो होते हैं वो हेल्थ कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और कई प्रकार से के जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स या फिर हम कह सकते हैं जागरूकता कार्यक्रम का जो है आयोजन करती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हेल्थ जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी जो हेल्थ स्कीम्स लाई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। अगर इसी तरह हम एग्जाम्पल की बात करें तो समाजवादी स्वास्थ्य सेवा जो है जिसको कि 2012 में लेकर के आया गया था, जिसको कि 108 सर्विस भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो है जितने भी जो अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उनको जो है एम्बुलेंस सर्विस देने के लिए जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया था, ताकि उनको जो है लोगों को जल्द से जल्द जो है नियर बाय हॉस्पिटल में पहुँचा सकें या फिर जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक पहुंचा सके फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारे जो है ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पीआरआई द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने में भी जो है पीआरआई की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पे जो है वो लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं वहाँ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है? वहाँ के जो है डेवलपमेंट में, वहाँ के गवर्नेंस में जो लोकल कम्युनिटी है उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे जितनी भी जो पंचायत होती हैं उनमें जो है सीट्स रिजर्व हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, विमेन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इनका जो मार्जिनल सेक्शन है उनका हम देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये और ज़्यादा जो है सशक्त होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इन्होंने जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। बहुत सारे जो है चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स को जो है वो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ साथ देखें तो चाइल्ड जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे चाइल्ड मैरिज को कम करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जल जीवन मिशन जो है उसने पानी की उपलब्धता तो सुनिश्चित की ही है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है
ग्राम पंचायत के एफर्ट्स के द्वारा जो है बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो है क्रिएट की गई हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है, जिससे कि रूरल टू अर्बन क्षेत्र में जो माइग्रेशन हो रहा है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये इकोनॉमिक विकास के साथ-साथ जो है सामाजिक विकास में भी बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि पीआरआईज़ द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है निर्मल भारत अभियान। इसको एज़ हम लोग एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे जो है कोट कर सकते हैं। तो निर्मल भारत अभियान जो है ये 2012 में जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत घर जितने भी जो इंडिविजुअल घर है, जितने स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, उसमें शौचालय का जो है निर्माण किया जा रहा था। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है निर्मल उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2022 तक। इसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। तो इसके अंतर्गत जो है जितने भी जो पीआरआईज़ है उनको और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन मजबूत करने का कार्य किया गया था। इसके अंतर्गत जो है पंचायत भवन बनाया गया है, जहाँ पे कि जो है पंचायत सहायक को जो है उसको प्लेस किया गया है, जिसको कि लैपटॉप और जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधा जो है वो दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। तो जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के बीच में जो गैप है, उस गैप को फिल करने का कार्य भी जो है ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो है गठन किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है पंचायत के लिए आय के नए स्रोत और बेहतर बनाने और नए तरीकों और साधनों की सिफारिश करता है। इसी के साथ साथ जो है पीआरआई द्वारा जो है शमशान घाटों का जो है विकास किया जा रहा है। पंचायतों को एक जो पंचायत द्वारा जो है वहाँ पे जितने भी जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, प्रेयर हाउसेस बनाई जा रही हैं, फायरवुड के लिए स्टोर्स बनाए जा रहे हैं और अदर सिविक फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जैसे कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, वाटर सप्लाई है। तो ये सब जो स्कीम्स हैं ये पीआरआईज़ द्वारा जो है ये चलाई जा रही हैं। ये बेसिकली जो है ये उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन एग्जांपल्स को भी जो है यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीआरआईज़ की भूमिका रही है आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीआरआईज़ के सामने आने वाली कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वित्तीय स्वायत्ता की कमी है। तो जितने भी जो पीआरआईज़ हैं वो जो है अपने फाइनेंसेस के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट पे जो है वो डिपेंडेंट हैं। जो पीआरआईज़ हैं उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, जिसके कारण वो अपने फंक्शंस जो है वो इफेक्टिवली जो है वो नहीं कर पाते हैं। और जितने भी जो उनका कार्य है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना या फिर जो है जब वहाँ की जो कम्युनिटीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। इसके बाद हम देखते हैं सीमित शक्तियाँ हैं। इनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ऐसा देखा गया है कि यूपी और अन्य कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कि जो कि 11 शेड्यूल में, हमारे जो संविधान का जो 11 शेड्यूल है उसमें 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं इसकी पावर जो है इसकी पावर जो है फुली ट्रांसफ़र नहीं की गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जो कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिट करता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी जो है कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, ठीक है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर कि जो है ऑफिस स्पेस नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं वो इलाके, जिसके कारण जो है उनके पूरे जो एडमिन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि पंचायत बिल्डिंग्स भी जो हैं वहाँ पे
कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, जो कि जो पंचायत बिल्डिंग्स जो है जहाँ पर कि एक उनकी रेगुलर मीटिंग्स जो होती हैं, ऐसी जो है उनके पास जो है सुविधा कोई भी उपलब्ध नहीं है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता की जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमी है। बहुत जगह ऐसे भी देखा गया है कि जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है उनके पास वो एक एक्सपर्टीज़ नहीं है जिससे कि वो जो है जो फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकें, प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से जो है वो मैनेज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। लैक ऑफ एजुकेशन के कारण भी है, इनएफिशिएंट है, और जो है जिसके कारण जो है यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं हो पाता है। मिसयूज ऑफ फंड्स, धन का दुरुपयोग, कई बार जो है बहुत सारे जो लोग हैं उन पे जो है ये भी आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने जो है जो भी फंड्स जो थे उनका जो है वो दुरुपयोग किया है। इलेक्शंस में डिले होता है, चुनाव में देरी होती है, जिसके कारण जो है वहाँ का जो पूरा जो डिसीजन मेकिंग है, जो एक गवर्नेंस जो है वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जाति और लिंग भेदभाव, जैसा कि हमने देखा है कि एससी के लिए, एसटी के लिए और विमेन के लिए यहाँ पे सीट्स जो है रिज़र्व है। तो लेकिन यहाँ पे जो है जो मार्जिनलाइज ग्रुप का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिमिटेड है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं प्रॉक्सी लीडरशिप, प्रतिनिधि नेतृत्व। जो अगर कहीं पे भी जो है महिला प्रधान होती हैं या फिर जो महिला लीडर जो है वो अक्सर देखा गया है कि उनके हस्बैंड या फिर उनके घर के जो मेल मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करते हैं पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसके बाद अगर हम देखें तो आगे क्या हो सकता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कैसे हम लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, तो सबसे पहले इनको जो है फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ देनी होंगी, जिससे कि वे अपना जितना भी जो काम है वो एफिशिएंटली कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं इनकी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान्स में जो है भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो है लोकल नीड्स को जो है एड्रेस किया जा सके और उसके हिसाब से जो है पूरा प्लान को जो है फॉर्मुलेट किया जा सके। जितने भी जो प्रतिनिधि हैं उनके कौशल विकास, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जो है एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो है फंड्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और जितने भी जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारा आखिरी क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है सॉरी क्वेश्चन है द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल ओपन न्यू डोर्स ऑफ prosperity in the Bundelkhand region. Analyze this statement. Additionally, list the issues related to the project. केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। इस कथन का विश्लेषण करें, साथ ही परियोजना से संबंधित मुद्दों की सूची बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो समझ लेंगे। तो ये पहली जो है ये नदी जोड़ो परियोजना है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत जो है ये पहली नदी जोड़ो योजना है, और इसका उद्देश्य है कि जो केन रिवर जो है उसमें जितना भी जो सरप्लस वाटर है उसको जो है यहाँ पर बेतवा नदी में जो है ट्रांसफर कर देना, ताकि जो है बुंदेलखंड जो कि एक सूखाग्रस्त इलाका है, रीजन है, वहाँ पर इरिगेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो केन रिवर और बेतवा रिवर ये दोनों ही जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर 77 मीटर हाई एक दौधन डैम का जो है निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई जो है 2.13 किलोमीटर होगी, और ये जो है ये केन रिवर पे बनाया जा रहा है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के जो है भीतर है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर 220 किलोमीटर लंबी जो है नहर बनाई जा रही है, जिसके द्वारा जो है केन और बेतवा नदी को जो है जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो है बुंदेलखंड रीजन का जो है पूरा का पूरा जो है स्वरूप बदलेगा, वहाँ का जो है निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उस वहाँ की प्रॉस्पेरिटी में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हम अगर सिग्निफिकेंस की बात करें इस परियोजना की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरिगेशन की। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे दौधन डैम जो है बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है एक जो है नहर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 220 किलोमीटर
लंबी है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर जो है पूरे बुंदेलखंड रीजन में 10.62 लाख हेक्टेयर जो फार्मलैंड्स है वहाँ पर इरिगेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर स्पेसिफिकली यूपी की बात करें तो 2.5 लाख हेक्टेयर जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी के अंतर्गत जो है 4 जिले ऐसे हैं जिनको कि अत्यधिक लाभ होगा, जैसे कि है महोबा, ललितपुर, बांदा और झांसी। ठीक है, तो ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको कि इससे अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब मानसून में जब बारिश होती है तो वाटर को जो है कंजर्व कर लिया जाएगा और बाद में जो है उसको जो है उसका जो है उसकी जो है पेयजल आपूर्ति के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है बुंदेलखंड रीजन के 62 लाख जो पीपल हैं उनको साफ पीने का पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिकली यूपी की बात करें तो 21 लाख लोग जो हैं 21 लाख लोग जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में जो है उनको लाभ मिलेगा। उनको साफ स्वच्छ जल जो है वो पेयजल जो है वो उस उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर। इसके अंतर्गत जो है हाइड्रो पावर और सोलर पावर जो है उसकी जनरेट करने का भी प्रोविजन दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी जो है 103 मेगावाट की होगी। और साथ ही साथ जो है सोलर पावर भी लगाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी जो है वो 27 मेगावाट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि जो है हमारी जो डिपेंडेंस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पर जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, फॉसिल फ्यूल पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसको कम करने में मदद मिलेगी। रिन्यूएबल सोर्सेज को हम लोग जो है और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ये हमारे राज्य के लिए जो है राज्य की जो एनर्जी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट देने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि जब डैम बनाया जाएगा, नहर बनाई जाएगी तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, मनरेगा के अंदर दिया जा सकता है। तो इसके बाद जो है वहाँ पे जब भी डैम बन जाएगा, नहर बन जाएगी तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी वहाँ पे लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होंगी। और जब अगर वहाँ पे जो है पानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होंगी तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी और एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो है इस परियोजना की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो उससे जो है पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और यहाँ पर जो है लोग जो माइग्रेट करते थे वहाँ से दूसरे शहरों में तो उसकी भी रोकथाम में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है जैसे कि रोड्स हैं, इरिगेशन नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है जिससे कि वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा जो है उनके उनके विकास में जो है और ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मानसून के दौरान जो है केन रिवर में जो है केन रिवर में जो है बहुत ज़्यादा जो है पानी का स्तर बढ़ जाता है जिससे कि आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर हम केन रिवर का जो है सरप्लस वाटर को जो है अगर हम बेतवा नदी में जो है अगर डाइवर्ट कर देंगे तो वहाँ जो बाढ़ जैसी समस्या है उससे भी हमें जो है निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर हम यहाँ के इश्यूज़ को देखें पूरे प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है उसको बहुत बड़ा जो है वो खतरा है क्योंकि यहाँ पर 10% जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो जो है वो पूरा जलमग्न हो जाएगा। ये करीब जो है 9,000
9,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो पूरा जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का जो है वो जलमग्न हो जाएगा, जिससे के कारण जो है वहाँ पे की जो बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दौधन डैम लगाया जा रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत के अंदर के भीतर, ठीक है। और इसी के साथ जो कैनाल जो कंस्ट्रक्ट की जा रही है उससे जो है यहाँ पर बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का जो है वो जलमग्न होने का खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वन्य जीवों के आवास का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे कोर एरिया में जो है जो कोर एरिया जब जो है जलमग्न हो जाएगा, ठीक है, 10% जो कोर एरिया है वो जब जलमग्न हो जाएगा तो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है, वहाँ का जो उनका जो आवास स्थान है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे उनकी पॉपुलेशन पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि टाइगर्स हो गए, वल्चर की नेस्टिंग साइट है, केन रिवर में जो है घड़ियाल सेंचुरी बनाई गई है, तो उससे जो है घड़ियाल के पॉपुलेशन पे भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इंडियन वुल्स हैं, तो यहाँ पर जो कई सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उन पर उनकी पॉपुलेशन पे भी जो है खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई की जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डैम और कैनाल कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 23 लाख पेड़ ऐसे हैं जिनको कि काटने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ-साथ हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, विस्थापन और पुनर्वास। ऐसा अनुमान है कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट है इससे करीब 6600 फैमिलीज़ को जो है डिस्प्लेस किया जाएगा उनकी जगह से। तो ये जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है, बेसिकली जो ट्राइबल और जो रूरल पॉपुलेशन है, जो कि वहाँ पे जो है लोकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो है डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनके जो है लाइवलीहुड जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म होने का डर जो है वो बना हुआ है। तो जो डैम है, कैनाल है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो है लैंड को जो है वहाँ पे ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे कि जो है इन फैमिलीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा। तो उनके कंपनसेशन, उनके रिहैबिलिटेशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये एक बुंदेलखंड ऐसा रीजन है जहाँ पे कि ट्राइबल पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिजिनस ट्राइब है जो कि अपने लैंड से बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर उनको डिस्प्लेस किया गया तो कहीं न कहीं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो लॉस होने का खतरा भी बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। जैसे कि बात की जा रही है कि केन रिवर के जो सरप्लस वाटर है उसको जो है बेतवा नदी में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। लेकिन केन रिवर जो है इटसेल्फ जो है एक सीज़नल रिवर है, ये नॉन पेरिनियल रिवर है जिसमें कि साल भर पानी का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। केवल मानसून के वक़्त ही जो है यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता है। तो क्या पूरे साल भर में केन रिवर में इतना पानी उपलब्ध होगा कि बेतवा नदी पे ट्रांसफ़र किया जा सके, और जो उसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स जो बताए जा रहे हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो ये उस पर एक जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। परियोजना की जो उच्च लागत है, करीब इसकी लागत अगर हम देखें तो 45,000 करोड़ है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अलग से एक फाइनेंशियल बर्डन जो है सरकार के ऊपर जो आएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो यहाँ पर जो हम एक और भी ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो चंडेल पीरियड था, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम पे जो है यहाँ पे पॉन्ड्स एंड लेक्स बनाए गए थे, जिससे कि पूरे क्षेत्र की जो वाटर स्कैर्सिटी की जो समस्या है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पे हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जो है वो उपलब्ध हैं, तो इतना खर्च करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल। वर्षा पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा पूरी परियोजना से, क्योंकि यहाँ पे है वनों की कटाई की जाएगी। बुंदेलखंड इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन
रीजन है, तो यहाँ पे जो है पूरा इकोसिस्टम जो है उसमें जो है एक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि फर्दर जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ की जो रेनफॉल जो है उसमें कमी देखने को हमें मिल सकती है। और एक्सपर्ट्स की माने तो जो पूरे जो रीजन की जो हाइड्रोलॉजी है वो जो है इतने व्यापक प्रोजेक्ट को जो है जस्टिफाई नहीं करती है। तो इस पर जो है अगर हम देखें सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन किया सरकार द्वारा जो है पूरे प्रोजेक्ट का कराया जा रहा है। और साथ-साथ जो है मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि जो है यहाँ के जो प्रतिकूल प्रभाव जो है उसको कम किया जा सके। जैसे कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जो भी वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पर टाइगर्स वगैरह जो हैं उनको जो है एक नया आवास स्थान जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। इसी के साथ-साथ जो है रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन मेजर्स भी उठाए जा रहे हैं, जिससे कि जितने भी व्यक्ति या फिर जितने भी जो परिवार जिनको कि वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको एक अल्टरनेटिव जो है जगह दी जाए ताकि वो वहाँ पर रह सकें। उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँगी, उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएँगे। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो है एक अल्टरनेटिव अपने लाइवलीहुड को जो है लाइवलीहुड की इनके एक ऑप्शंस को जो है वो खोला जा सके। इसी के साथ-साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको जो है सपोर्ट दिया जाएगा पूरी तरीके से, जिसमें कि उनकी लैंड राइट्स को भी जो है सुनिश्चित किया जाएगा। ये तो है सरकार का कहना, ठीक है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था, जिसका कि उद्देश्य था कि वहाँ पे फर्दर जितने भी जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की उसने सलाह दी थी, जिससे कि बुंदेलखंड रीजन की जो भी जो भी जो है बुंदेलखंड रीजन जो कि एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर जो है इरिगेशन की नीड्स को जो है वो पूरा किया जा सके। तो इसके लिए उसने कहा है कि ये सुनिश्चित करना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि जो ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन जो है वह ये प्रोजेक्ट ही केवल वहाँ पे जो है उसको पूरे रीजन को जो है रिलीफ दिला सकता है। तो उसके पहले जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं वो उसने ढूँढने की सलाह दी थी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने केन बेतवा परियोजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच करने की जो है सिफारिश की है। तो अगर हम पूरा समझे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही जो है एक बहुत ही जो है हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि बुंदेलखंड रीजन के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे जो है इरिगेशन की सिंचाई की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये एनर्जी जनरेशन में भी जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर और भी अल्टरनेटिव्स ढूँढने की ज़रूरत है ताकि हम लोग जो है सतत विकास की तरफ जो है वो बढ़ सकें। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच।